अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि रातों को चोरी छुपे छत पर जाकर अपने किसी महबूब से मिलती थी, लेकिन उसकी भाभी को पता चल गया। अपने इस जुर्म को छुपाने के लिए उसने अपनी भाभी पर ही इल्जाम लगा दिया। इसके बाद उनका घर कैसे उजड़ा और कैसे दोबारा से उनके घर में खुशहाली आई, ये सब आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। कहानी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि रोजाना अपलोड होने वाली सबक आमूज कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। जब से ये दुनिया इंसान के वजूद से आबाद हुई है, मोहब्बत की दास्तानें जिंदगी का हिस्सा रही हैं। शायद मोहब्बत का जज्बा फितरत ने इंसानों के लिए लाजम किया ताकि ये दुनिया रंगीन और बारौनक रहे। लेकिन सच तो ये है कि जैसे मोहब्बत के साथ नफरत जुड़ी होती है, यूं ही यकीन और एतबार के साथ शक का जहर भी एक कातिल का काम करता है। खास तौर पर मर्द का दिल तो शक का घरौंदा होता है। अगर एक बार उसमें बाल आ जाए तो फिर समझो कि जाता नहीं, और ये जहर मर्द और औरत की हंसती बसती जन्नत को मौत के घाट उतार देता है। आज मैं अपने घर की ऐसी ही कहानी बयान कर रही हूँ कि जहाँ मोहब्बत की हलावत ने मुझे मदहोश किया, वहां शक ने मेरे भाई के घराने को उजाड़ने में कोई कसर न छोड़ी थी। मेरा भाई साहिल, जिसने हमें पाला पोसा और परवान चढ़ाया, हमें जान से बढ़कर अजीज था। हम छोटे थे जब वालिद साहब इस जहान से गुजर गए। उन दिनों साहिल भाई की नई मुलाजमत हुई थी और वही हमारा सहारा थे। उन्होंने हमारे सरों पर हाथ रखा और बाप की कमी महसूस न होने दी। अनथक मेहनत करके हम छोटे बहन भाइयों को तालीम दिलवाई, घर का खर्चा भी उठाया। हम तीनों बहनों से सिर्फ एक मुतालबा था उनका कि मेरी इज्जत और अपने घराने की नामूस का ख्याल रखना, अपना चलन पाकीज़ा रखना। मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारे सुख में कमी ना आने दूंगा। सच कहते हैं जवानी दीवानी होती है। माँ की लाख अच्छी नसीहतों के बावजूद मेरे कदम बहक गए और मैं इश्क व मोहब्बत के लाहासिल चक्कर में पड़ गई। हमारे पड़ोस में रुखशान नामी लड़का रहता था, जिसकी छत हमारी छत से मिली हुई थी। एक बार छत पर कपड़े डालने गई। वो अपनी मुंडेर के करीब खड़ा सिगरेट पी रहा था। वो बहुत खूबसूरत था, बस उसे देखते ही दिल हार गई। दिन रात उसी के ख्यालों में रहने लगी। अब हम रोज शाम को छत पर मुलाकातें करते। हमारे इस ताल्लुक का घर वालों को कोई इल्म न था। बहनें पढ़ाई में मशगूल रहती थीं, साहिल भाई ऑफिस होते और फाजिल भाई इस वक्त अकेडमी चले जाते। अम्मी रात के खाने की तैयारी में किचन में मसरूफ होती। ये बेहतरीन वक्त होता। मैं पढ़ने का बहाना बनाकर छत पर पहुंच जाती, जहां रुखसान पहले से मेरा मुंतजिर होता था। ये सिलसिला चलता रहा। किसी को कानो कान खबर ना हुई और हम मोहब्बत के मतवाले रोज बरोज एक दूसरे की उल्फत में गुम होते गए। यहां तक कि मैं नवी से फर्स्ट ईयर में पहुंच गई। साहिल भाई हमारी खातिर कोहलू के बैल की तरह मेहनत की चक्की में पिसते रहे। हमने बाप का प्यार तो देखा ही ना था। हम जानते न थे बाप की शफकत क्या चीज होती है। ये भाईजान ही तो थे जिन्होंने हमारे सरों पर अपने प्यार का साया कर दिया था। हमने बाप की मोहब्बत ही उनसे नहीं पाई, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी पाया। हमारी परवरिश और देखभाल की जिम्मेदारी निभाते मेरे इस फरिश्ता सिफ्त भाई की उम्र 38 साल हो गई। अब मेरी माँ को बेटे का घर बसाने की फिक्र लाहक हो गई। मुझसे बाद वाली एक बहन की शादी हो चुकी थी और दूसरी का रिश्ता तय हो गया था, लेकिन मैं मजीद तालीम हासिल करने का बहाना बनाकर रुखसान से किए गए अहदो पैमान को निभाने की खातिर शादी से इनकार पर डटी हुई थी। जब माँ ने देखा कि ये पढ़ने के पीछे शादी से इनकार कर रही है, तो उन्होंने साहिल भाई का घर बसाने की ठानी। वो कहते थे जब तक दोनों बहनों को उनके घर का ना कर लूं, शादी ना करूंगा। लेकिन अम्मी को बेटे के ब्याह की फिक्र अब एक मर्ज की मानंद लाहक हो गई थी। कहा कि जब तक इस घर में बहू ना आ जाएगी, मैं भली चंगी नहीं हो सकती। इस फिक्र में वो वाकई बिस्तर से जा लगी। साहिल भाई ने जब वालदा की ऐसी हालत देखी तो हथियार डाल दिए। बड़े चाव से अम्मा नाजनीन को बहू बनाकर घर ले आईं। हम बहनों की खुशी का ठिकाना ना था। भाई का सेहरा देखने की आरजू बर आई थी। चांद सी भाभी घर लाने का शौक किस ननद को नहीं होता, और भैया भी ऐसे जिनके गुण फरिश्तों जैसे थे। नाजनीन भाभी खूबसूरत थीं, सलीका शुआर, तालीम याफ्ता, हंसमुख और मिलनसार भी। उनके आने से घर में चांदनी भर गई थी। रात में भी उजाला सा महसूस होता था। बहुत जल्द उन्होंने हम सब के दिलों में घर कर लिया था।
शादी के वक्त उनकी उम्र 17-18 साल थी। हम नंदों को छोटी बहनें और अम्मी को माँ जानती, और जिस तरह कोई पुजारन अपने देवता की पूजा करती है, वैसे ही चाहत वो भैया से करती थी। भाईजान की खिदमत और प्यार और मोहब्बत का वो इस कदर ख्याल रखती थीं कि वो बीवी के प्यार में खोकर सारे जहां को भूल जाना चाहते थे। शादी के वक्त साहिल 40 साल के हो चुके थे। भाईजान अब हर वक्त बीवी में खोए रहने लगे। पहले घर आते तो सीधे अम्मी जान के कमरे में आते थे, अब आते ही बीवी के कमरे का रुख करते। तनख्वाह आदि से ज्यादा भाभी जान के तोहफे तहाइफ पर खर्च होने लगी। खाने की मेज पर हम सब बैठते तो हमको नजरअंदाज करके बस नाजो नाजो की रट लगाए जाते। अम्मा कभी कहती भी कि बेटा आपे में रहो, सारे खानदान में तुम्हारा तहम्मुल और समझदारी मशहूर है, लोग क्या कहेंगे। मगर भाई पर तो भाभी का ऐसा जादू चल गया जो अब सर चढ़कर बोल रहा था। उन्हें ना अपना होश रहा ना हमारा। जरा सी बात पर बीवी की खातिर हमसे उलझने लगे। कई बार अम्मी जान से गुस्ताखी कर डाली। हालांकि भाभी से हमको कोई शिकायत ना थी, वो हमसे इखलाक व मोहब्बत से पेश आती थी। खास तौर पर मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मगर मेरा दिल तो एक और वजह से उनसे बुरा हो गया था। वजह थी रुखसान। जब भाभी ने नोट किया कि रोजाना मैं मुकर्ररा वक्त पर छत पर जाती हूँ, तो एक रोज वो भी दबे कदमों मेरे पीछे ऊपर आ गईं और उन्होंने मुझे रुखसान से न सिर्फ बातें करते देख लिया, बल्कि हमको बहुत करीब से देखा तो हैरत ज़दा रह गईं। सोच भी न सकती थीं कि बज़ाहिर उनकी भोली भाली ननद के ये लक्षण होंगे। बहरहाल हमको कुछ कहे बगैर उल्टे कदमों लौट गई। जब मैं नीचे आई वो मेरे कमरे में आ बैठी। मुझको बहुत समझाया कि निम्मो, खुदारा हर कदम सोच समझ कर उठाना, इसमें तुम्हारे घराने की इज्जत का सवाल है। अगर ये लड़का अच्छा है तो वादा करती हूँ मैं खुद उसकी तुमसे शादी करा दूंगी, लेकिन इस तरह छुप छुप कर छत पर मुलाकातें ठीक नहीं है। कल कलां कोई बात हो गई तो तुम्हारे भाई किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहेंगे। इस लड़के से छत पर मिलने से बाज आ जाओ। उनके समझाने से मुझको और भी तप चढ़ गई कि ये मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। दिल में उनकी तरफ से बैर पाल लिया। वो मुझे बुरी लगने लगी। मैं अब शाम की बजाय रुखसान से छत पर रातों को मिलने लगी। भाभी को खबर हो गई। उन्होंने फिर समझाया, हत्ता के समझा समझा कर हार गईं, मगर मैं न थमी, उल्टा उनकी बैरी हो गई। ताहम दिल ही दिल में उनसे खौफजदा रहने लगी कि किसी दिन वो मेरी शिकायत भाई साहिल से ना कर दें। भाभी की एक सिर्फ थी कि अम्मी जान के आगे उन्होंने कभी जुबान ना खोली, न कभी हमारी दिल आजारी की। खुद हमारे लिए तोहफे खरीद कर लाती, लेकिन हम क्या करते जब अपना भाई ही बदल गया था। अब तो हम भाई से बात करने और प्यार के दो बोल सुनने को तरस गए थे। भाभी की तरफ से रफ्ता रफ्ता मेरे दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। वो अपने दिल का जाम मोहब्बत से भरकर लाती और मैं उनसे मुंह फेर लेती, क्योंकि वो मुझको ये बात समझाने से बाज नहीं आ रही थी कि मैं रात को रुखसान से मिलने छत पर ना जाया करूं। जब मैं उनकी मोहब्बत का जवाब बेरुखी से देती, वो हैरान रह जाती। तब मैं सोचती ये कितनी चालाक औरत है, खुद अच्छी बनी हुई है और हमारे भाई को हमसे छीन लिया है। वो भाई जिनकी मोहब्बत का सारा घर दम भरता था, उनके लिए भी अब मेरे दिल में बुराई आ चुकी थी। बुराई आई भी तो भाभी ही की तरफ से। वो मेरी मोहब्बत की दुश्मन जो बन गई थी। मैंने उनसे बदतमीजी भी की तो उन्होंने तेवरी पर बल न डाला और मुझे नासमझ कहकर माफ कर दिया। उनके इस रवैये से तो मेरा दिल अंदर से जल जल कर कोयला हो गया। मैं ही नहीं, मेरी बहनों को भी अब भाईजान की तरफ से पहले जैसी मोहब्बत नसीब थी और न तवज्जो। आखिर एक रोज मैंने भाभी को नीचा दिखाने को एक चाल सोची, ताकि भाईजान का दिल उनकी तरफ से मैला हो जाए, और फिर इस मंसूबे पर अमल पैरा होने का मौका भी मिल गया। उन्हीं दिनों एक रोज भाभी के कजन हमारे घर आए। उस वक्त साहिल भाईजान ऑफिस जाने को तैयार हो रहे थे। सुहेल से सरसरी सलाम दुआ की और माजरत की कि मैं ऑफिस से आकर आपसे गपशप करूंगा। बीवी से कहा कि अपने कजन की खातिर तवाज़ो में कमी ना करना। ये कहकर वो चले गए। सुहेल साहब दरअसल भाभी की बहन की शादी का बुलावा देने आए थे। भाभी की वालदा ने उनको शादी का कार्ड देकर भेजा था। उन्होंने लफाफा मेरे सामने भाभी नाजनीन को देकर कहा, आपा शगुफ्ता की शादी पर अपने घर वालों के साथ जरूर आना, आपकी अम्मी ने ये ताकीद की है। भाभी ने लिफाफा ले लिया और अपनी मेज की दराज में रख दिया। सुहेल भाई के पास वक्त कम था। वो साहिल भाई का इंतजार किए बगैर ही चले गए, क्योंकि उनको शादी के कार्ड्स और जगहों पर भी पहुंचाने थे।
भाभी उस वक्त वॉशरूम में थीं जब मैंने उनकी दराज से लिफाफा निकाला और उसकी जगह रुखसान के हाथ का लिखा हुआ खत रख दिया, जो सुहेल की तरफ से भाभी के नाम मोहब्बतनामा था। शादी का कार्ड निकाल लिया और लिफाफे को फिर से गम लगाकर बंद करके भाईजान की उस मेज पर उनकी दफ्तरी फाइल के नीचे रख दिया। मुझे इल्म था कि साहिल भाई रोजाना इस फाइल में कुछ नोट लिखते थे। नहाने के बाद तैयार होकर भाभी शादी में जाने के लिए कुछ अशिया खरीदने बाजार चली गई। अम्मी से जुबानी कह दिया कि छोटी बहन की शादी है, कार्ड आ गया है, आकर आपको देती हूँ। अम्मी ने ताकीद की है कि सास नंदों के हमरा शादी पर आना, लिहाजा आप भी तैयार रहिएगा। 3 रोज बाद मेहंदी की रस्म होगी। उनके जाने के कुछ देर बाद भाईजान दफ्तर से आए। उनकी आदत थी कि कपड़े तब्दील करके बिस्तर पर लेट जाते थे और चाय पीने के बाद अपनी मेज पर बैठकर फाइल वगैरह देखते थे। उन्होंने मामूल के मुताबिक चाय पी और उठकर मेज की तरफ आए। फाइल उठाई तो उसके नीचे लिफाफा रखा था। उन्होंने उसे खोला। उनकी बीवी के नाम मोहब्बतनामा था। पढ़कर उनका रंग बदल गया। सोच में पड़ गए कि बीवी ने इस लिफाफे को यहां क्यों रखा। क्या वो जल्दी में इसको यहां रखकर भूल गई है या सुहेल रख गया है। इसी शशोपंज में शाम गहरी हो गई। भाभी खरीदारी करके आ गईं, लेकिन उन्होंने लिफाफे का उनसे जिक्र ना किया, बल्कि उसको जेब में रख लिया। भाभी ने आते ही बताया कि शगुफ्ता की 3 रोज बाद मेहंदी है और सबने चलना है। वो ये कहकर अपनी सिंगार मेज की दराज में शादी कार्ड वाला लिफाफा तलाश करने लगी। इधर उधर दूसरी दराजों में देखा। क्या ढूंढ रही हो? भाई ने पूछा। लिफाफा ढूंढ रही हूं। अम्मी ने शादी कार्ड और खत भेजा था, सुहेल दे गए थे, वही नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, क्यों हलकान हो रही हो? कहीं रखकर भूल गई हो, मिल ही जाएगा। जुबानी तो बता दिया है। वो दिन गुजर गया। छुट्टी का दिन था। दोपहर को हस्बे मामूल भाई और भाभी ने हम सब के साथ बैठकर खाना खाया, लेकिन आज सभी ने महसूस किया कि भाईजान चुप चुप हैं। वो भाभी से हंसकर बात न कर रहे थे। सब खामोशी से खाना खाते रहे। मैंने अंदाजा कर लिया कि भाईजान के दिल में शक का जहर धीरे धीरे सरायत कर रहा है। वो आज बीवी को नजरअंदाज कर रहे थे। उसी रात झगड़ा शुरू हो गया। भाई कुछ बाज पुरस कर रहे थे और भाभी रो रही थी। सिसकियों की आवाज हमने सुनी, मगर कोई उनके कमरे की तरफ ना गया, क्योंकि ये मियाँ बीवी का आपस का मामला था। शादी के बाद ये उनकी पहली लड़ाई थी। मुझको भाभी की सिसकियां सुनकर राहत महसूस हुई, जैसे कि वो मेरी मुजरिम हो। इसके बाद गोया महकते चमन को आग लग गई। भाभी का फूल की तरह खिला हुआ चेहरा मुरझा गया था। भाईजान को तो चुप लग गई। वो अब दफ्तर से आकर सीधे हमारे कमरे में आ जाते, हमसे बातें करते, अम्मी के साथ हंसते बोलते। अम्मी जान के गले में पहले की तरह बाहें डाल देते, मगर जो ही भाभी आ जाती वो खामोश हो जाते और तेवरी पर बल डाल देते। भाभी जी महसूस कर रह जाती। उनकी आंखों में आंसू भर आते, जिनको वो कमाल जब्त से पी जाती। उनकी आंखों में आंसू देखकर मेरे दिल पर ठंडक पड़ जाती। जी ही जी में खुश होती कि अब आया मजा। ऐसा दर्द होता है प्यार के छिन जाने का। एक रोज फिर हंगामा हुआ। पता चला भाई ने अपनी शक का बीवी पर खुल्लम खुल्ला इजहार कर दिया है। भाभी ने रो रो कर कस्में खाईं, मगर भाई का दिल साफ ना हुआ। वो यही सवाल करते थे कि आखिर ये खत कहां से आया। इस सवाल का भाभी के पास जवाब नहीं था। भाईजान कैसे अपनी मासूम बहनों पर शक करते, जबकि भाभी ये भी कहने की जुर्रत ना कर सकीं कि क्या खबर ये खत तुम्हारी माँ बहनों ने रखा हो। जूं तूं करके भाभी अपनी उजाड़ जिंदगी के दिन तमाम करने लगी। उनकी ठंडी आहें बेअसर ना गईं, क्योंकि अल्लाह ताला बेकसूरों की सुनता जरूर है। देर है उसके यहाँ, मगर अंधेर नहीं है। एक रात मैं रुखसान से मिलने छत पर गई कि अचानक भाभी की आंख खुल गई। बिजली चली गई थी। भाई ने उनसे कहा कि तुम छत पर पड़ी चारपाइयों पर बिस्तर लगाओ, गर्मी से नींद नहीं आ रही, मैं ऊपर जाकर सोता हूँ। रात के 2 बजे होंगे जब भाभी खेस और तकिए लेकर ऊपर आईं। उस वक्त मैं और रुखसान चारपाई पर दराज मोहब्बत के गीत सरगोशियों में गुनगुना रहे थे। अचानक किसी को आता देखकर हम दोनों बुखलाकर उठ खड़े हुए। भाभी ने कहा, ये मैं हूं निम्मो, तुम्हारे भाईजान ऊपर सोने को आ रहे हैं, तुम जल्दी से नीचे जाओ। और रुखसान से कहा कि छत पर फलांग जाओ, नहीं तो आज तुम्हारी खैर नहीं। वो तो फौरन मुंडेर कूद कर उधर को निकल गया और मैं फौरन नीचे को लपकी। 5 मिनट के तवक्कुफ से भाईजान अपने कमरे से निकले और छत पर चले गए। उस रोज खुदा ने बाल बाल बचाया। अगर भाभी ने बर वक्त तला ना की होती तो ना जाने क्या होता। सुबह मैंने भाभी से हाथ जोड़कर माफी मांगी
और उनकी अजमत को सलाम किया, जिन्होंने मेरे ऐब पर पर्दा ढक लिया था और मुझे अपने प्यारे भाई की नज़रों में गिरने से बचा लिया था, वरना मैं उम्र भर उनको मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। भाभी ने बताया कि मुझे अंदाज़ा था कि यह खत वाली हरकत तुम्हारी ही है, लेकिन मैंने सब्र से काम लिया। बाद में भाभी ने कोशिश करके मेरी शादी रुखसान से करवा दी और मैंने भी भाईजान से अपनी गलती का एतराफ़ करके भाभी पर इस इल्ज़ाम को धो डाला। साहिल भाई को यही बताया कि आपने हमसे अपनी तवज्जो हटा ली थी, आपका प्यार दोबारा पाने की खातिर मैंने नासमझी में ऐसी हरकत की। दरअसल मैं ये समझती थी कि हमारे भाई का प्यार हमसे छीनने वाली भाभी ही है, इसके सिवा मेरी कुछ और नीयत ना थी। खबर न थी कि आप लोगों की खुशियां उजाड़ रही हूं। जब भाभी ने मुझे माफ कर दिया तो भाई ने भी माफ कर दिया, क्योंकि अब तो मैं शादीशुदा हो चुकी थी। वो अब मुझे क्या सजा देते। खुदा से दुआ करती हूँ कि वो भी मुझे माफ कर दे, जैसा कि मेरे प्यारों ने मुझे माफ कर दिया है। सर शुक्र कि मेरे भाई और भाभी का घर फिर से बस गया और उनके बच्चों की आमद से खुशियों का गहवारा बन गया। कभी कभी हम नासमझ लड़कियां जज्बात में आकर कैसी गलतियां कर जाती हैं कि बस अल्लाह ही हम जैसों को हिदायत दे, आमीन। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर किसी के ऐब का पता हो तो उसे छुपाना भी चाहिए और उसे ऐसे तरीके से समझाएं कि किसी की इज्जत भी ना जाए, भरम भी कायम रहे और किसी की नजर में भी ना गिरे। और दूसरा, बिला वजह किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। सही कहा ना दोस्तों? आज की इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मजीद ऐसी सबक आमूज वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।